हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे 10 प्रश्न लेंगे पर्यावरण का, ठीक है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ठीक है, आंसर है आपका अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में। ठीक है, आप एक नोट्स बना लो और पर डे में 10 क्वेश्चन पर्यावरण से दूंगी जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप उसका नोट्स बना लो तो आपके लिए रिवीजन में काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, किसने किया है? तो अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया है। और कब किया है? 1869 में किया है। फिर पारिस्थितिकी के जनक, ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा, ठीक है, ये भी पूछता है पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो अर्नस्ट हैकेल है। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि पूछ दिया कि इसकी संज्ञा, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, किसने प्रदान किया है? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया है। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ठीक है, एक सेकेंड शॉर्ट कर दें, है ना। चलिए, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पारस्परिक अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण एवं जीव का समुदाय। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है किस पे? हाँ, रंध्रों का खुलना और बंद करना निर्भर करता है हमारे प्रकाश पर। ठीक है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो खुलता है और बंद होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम जैविकीय कहते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैविकीय कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ए और डी, ठीक है, तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है विटामिन ए और डी में और कैरोटीन में? तो विटामिन ए, डी में और फिर कैरोटीन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश की, सनलाइट की होती है। ठीक है, किसकी भूमिका होती है? सनलाइट की होती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्पदीप्ति काली पौधे हैं, ठीक है, तंबाकू एवं सोयाबीन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अल्पदीप्ति काली पौधे किसे कहते हैं? तो तंबाकू को और फिर सोयाबीन को कहते हैं। दो पौधे आ जाएंगे, तंबाकू एवं सोयाबीन को हम अल्पदीप्ति काली पौधे कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छाया प्रिया पौधे को कहते हैं हेलियोफोब्स। ठीक है, हेलियोफोब्स। ठीक है, हेलियोफोब्स को हम क्या कहते हैं? छाया प्रिया पौधों को हम हेलियोफोब्स कहते हैं। ठीक है, और हेलियोफोब्स को हम छाया प्रिय कहते हैं। छाया प्रिय हम किसे कहते हैं? हेलियोफोब्स को कहते हैं। ठीक है, फिर एंजाइम, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंजाइम्स क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पूछता है अक्सर एंजाइम और क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप क्या है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। एंजाइम की विकृतीकरण हो जाता है किस ताप पर? ठीक है, तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्पाइन वृक्ष
भारत में मिलते हैं, ठीक है। अल्पाइन वृक्ष आपको याद रखना होगा कि कहाँ मिलते हैं, तो अल्पाइन वृक्ष जो हैं भारत में मिलते हैं, ठीक है। फिर 40,000 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, 3600, ठीक है, और 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक है। अल्पाइन वृक्ष एक तो भारत में मिलते हैं और कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, तो 3600 और फिर 40,000, 4000, ठीक है, उस मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइनी वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? भारत में। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई क्या है? तो 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई क्या है? स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है 4000 मीटर, ठीक है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है बंशीकरण, ठीक है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो अंकुरित हो। जो पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तभी देखिए जब अंकुरित हो तो उनको नमी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे अंकुरण के लिए बीज में जैसे आप देखते हो वो ऐसे ऐसे होते हैं ना उनके जड़, तो वो अंकुरित हो। जैसे देखिए कोई बीज आया आपके घर, जैसे ये कोई बीज है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बीज है, हाँ हाँ, तो देखिए जैसे ये कोई बीज है, मान लीजिए कि ये कोई बीज है, हाँ। इसको पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, आप घर पे देखते होगे कि एक कॉटन के कपड़े को लेके हल्का सा भिगो के उसमें ये बीज को डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जब आप सुबह देखोगे, रात में अगर आप ये काम करोगे, सुबह देखोगे इसमें वाइट कलर का एक ऐसे निकलता है, ठीक है। उसको हम अंकुरण कहते हैं। उस जैसे ये बीज जो है ये अब क्या हो गया? अंकुरित हो गया, ठीक है। इसे हम अंकुरित कहेंगे तब, ठीक है। तो अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है क्या? बसंतीकरण, ठीक है, बसंतीकरण कहलाता है, ठीक है। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां बदल जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां जो हैं किस में बदल जाती हैं? तो कांटे में बदल जाती हैं, ठीक है, कांटों में। आर्द्रता को मापा जाता है किससे? ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों को सड़ने से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? जब वनस्पतियां सड़ जाते हैं तो उसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है। मीथेन गैस जो है वो निकलता है, ठीक है। आपको ऐसे ही सिर्फ देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा पर्यावरण के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को DLED B.Ed एकेडमी करके आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा, तो आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे PDF मिल जाएगा। और डेली क्लास करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।